अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज जो ज़ेर बहस मौजू रहा वो अदलिया से मुतल्लिक था, जजेस की तादाद को बढ़ाने से मुतल्लिक था। गवर्नमेंट अपना माइंड वाज़े कर चुकी थी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से दानियाल चौधरी जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया और उनकी रीजनिंग की अगर बात की जाए तो वो पेंडेंसी के हवाले से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी तकरीबन 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी बिना पर वो चाहते हैं कि वर्कलोड जजेस के ऊपर कम हो और 17 से नंबर बढ़ा के 23 कर दिया जाए जजेस का। जबकि अपोजिशन बेंचेस की बात करें तो बिलखसूस तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ ये सामने आया कि प्राइवेट मेंबर के तौर पर यह बिल आप पेश नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब की तरफ से अब ये जो बिल था इसको मौखर कर दिया गया है। कल भी कौमी असम्बली का एक जॉइंट सेशन है। देखना यह है कि अगर गवर्नमेंट दोबारा से इस इशू को टेकअप करती है तो अपोजिशन कैसे रिएक्ट करेगी। और एक और अहम मामला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है। एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले भी जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद ये कंसर्न शो किया गया कि अब मामलात इस नहज पर पहुँचाए जाएंगे कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सके, और उसी की प्रिवेंशन के लिए अब तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से मिलिट्री ट्रायल से मुझे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिएम्प्टिव तरीके से तहरीक इंसाफ और बिलखसूस खान साहब ये सोच रहे हैं कि शायद उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए। इससे बचने के लिए वो पहले से ही प्रिएम्प्टिव मेजर लेना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ ये कि इस सारी सूरत हाल को टोन डाउन करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऑप्शन पर गौर कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि जहाँ तक ताल्लुक़ है नून लीग का और एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, दोनों मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में ये माहौल पैदा करे कि मुज़ाकरात हो सकें। तो मुज़ाकरात के बारे में तहरीक इंसाफ और नून लीग क्या फ़ील करती है, इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और आमना शेख साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, नून लीग की रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। दानियाल चौधरी साहब ने जो बिल पेश किया, उन्होंने ये कहा कि 54,000 से ज़ायद पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस बर्डन को रिलीव करने के लिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें एतराज़ क्या है तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया। 1985 से ये चले आ रहे हैं प्रोजेक्ट। आज तक कोई आपने देखा है ऐसा कि ये तो जो जजेस की तादाद है आज से तो नहीं चली आ रही। चले मैं इसे एक स्टेप आगे ले चलता हूँ आपको। इसका एक सर्वे कराया ट्विटर के ऊपर बड़ी आसानी से, हम नॉर्मल देख लेते हैं कि इस वक्त तो 10 लाख से ज्यादा सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सबसे ज्यादा लोग डिस्टर्ब है। सुप्रीम कोर्ट तक तादाद कितनी पहुंचती है? 55,000। अगर फर्ज करें ये 20 लाख अगर है, या चले 10 लाख की अगर लगा लें तो 5% के करीब केस बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो ये तो यानी, और जब पूछा गया लोगों से, अभी हाई कोर्ट की बहुत बड़ी तादाद हाई कोर्ट के जजेस की खाली पड़ी हुई है, यानी हाई कोर्ट में जजेस ही नहीं है। यानी अगर वाकई दे आर इंटरेस्टेड, अगर इनका इंटेंशन और मोटिव पॉजिटिव है तो इनको तो यहाँ लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली लगाए इन्होंने 2 जजेस। अच्छा, वो कमाल बता देते हैं, वो ढाक जजेस लगाया, वो छुट्टियों में ही चले गए। यानी वो कुछ दिनों के लिए बैठे, कुछ केसेस किए और वो छुट्टियों में घर चले गए। यानी एक तरफ वो तनख्वाहें ले रहे हैं रिटायरमेंट की, यानी ये भी याद रखिएगा रिटायरमेंट की तनख्वाहें जो बोनस है वो अलग है, एडहॉक के अलावा अलग है। और ये एक मजाक बना रहा है। अब मैं वजह बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पर जजेस लगाने का मकसद क्या है। मकसद बड़ा वाज़ेह है कि 10 और 7 की हम एक नॉर्मल बात सुन रहे थे। 10 और 7 17 10 जजेस एक तरफ हैं और जस्टिस काजी फैसला के साथ साथ, ये नॉर्मल बात हर कोई बात कर रहा है। तो उसमें 4 जजेस ये लगाना चाहते थे, 7 और 4 11, यानी 11 और 10 करना चाहते थे, लेकिन वो बहरहाल वो 2 जजेस ने इनकार कर दिया, वो 2 एडहॉक लगा लिए। अब 2 की तादाद कम और पड़ी थी। इस पे अली जफर साहब ने कह दिया, हालांकि मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अब चाह क्या रहे हैं, 2 बड़े इशू आने हैं। एक तो नजरसानी वाला मामला आना है कि नजरसानी, हालांकि नजरसानी उसी बेंच ने सुननी है, लेकिन उससे जो बड़ा इशू आना है वो आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से। आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी के तौर पर बैन किया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब तस्वीर के दोनों रुख देखे जा रहे हैं। तो इस अजहर साहब, ये आपको कैसे मालूम है कि अगर नंबर बढ़ेगा तो ऐसे जजेस आएंगे जिनका एक फिक्स माइंड है? ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है आपके पास, बड़ा सीधा सा। देखिए, वजह ये है कि
जुडिशल कमीशन जो है ना, जुडिशल कमीशन में तादाद जो इस वक्त है वो जस्टिस काजी फाइज साहब और हुकूमत है ना, यानी अटॉर्नी जनरल बैठते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर वजीर कानून बैठते हैं उसके अंदर, ये मेंबर है ना, फिर उसके अलावा अपना पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जो मुंतखब किया हुआ है इस वक्त, तो हमारी तरफ तो यानी आम तक 6 के करीब मेंबर्स हैं, बाकी सारे उसकी तरफ है। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी तक जजेस की तैनाती जितनी रखी जाएगी उसमें वो कोशिश करेंगे अपनी मर्जी। यहाँ कौन सा कोई टेस्ट होता है? चलें इसका जवाब ले लेते हैं। आमना साहिबा, आपने सुना अदर साहब जो बात कर रहे हैं। अब पीटीआई तो ये कहती है कि जुडिशल मार्शल लॉ आप लगाने जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये नंबर बढ़ा के आप आगे आने वाले केसेस में प्रीएम्प्टिव मेजर ले रहे हैं कि आपकी फेवर में मेजॉरिटी बन जाए। जी, थैंक यू मुजम्मिल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पीटीआई का असल में अलमिया ये रहा है कि ये हमेशा ना जिंदगी भर अजम्पशंस पे चलते रहे हैं। इनके पास कभी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, कोई किसी चीज की कोई लीगल बैकिंग नहीं होती। 2014 से इनका रोना शुरू हुआ, तब ये 35 पंक्चर का रोना रो रहे थे। उसके बाद ये हुकूमत में आ गए, तब भी सिर्फ ये दे वर ऑलवेज वाइनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, अब हम इनके साथ ये कर देंगे, अब हम उनके साथ ये कर देंगे। तो इनसे अच्छी बात की उम्मीद करना, डेवलपमेंट की उम्मीद करना या किसी अच्छे कॉज को सपोर्ट करने की उम्मीद करना तो इनसे वैसे ही बेकार है। क्योंकि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का नंबर है, ये कोई पीएमएलएन ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा बिल तो नहीं हम ला रहे कि हम कहेंगे जी 2029 तक जो है जजेस की तादाद बढ़ा दें और 29 के बाद दोबारा कम कर दें। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी डोंट नो हु विल हैव द गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह we will work hard कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, बट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, हमें नहीं पता अगली गवर्नमेंट्स किसकी आने वाली होनी है। तो इसलिए ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में बढ़ाई जा रही है इसका, क्योंकि इन्होंने आज तक जितनी लेजिस्लेशन की, जितने काम किए अपने जाती मफाद में किए। कभी इन्होंने अपने जो फैज साहब है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ किया, कभी इन्होंने अपने इमरान खान को सुप्रीम बनाने के लिए ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इन्होंने दिए हैं। और इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना लेजिस्लेचर का क्या होता है, असेंबलीज का तरीका क्या है, असेंबलीज का मकसद क्या है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है लेजिस्लेशन का, तो फिर प्राइवेट मेंबर से बिल क्यों पेश करवा दिया ना? ये भी तो इशू है जिस पे वो एतराज कर रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब को क्यों चूज किया? दानियाल चौधरी साहब पीएमएलएन के एक कारकुन भी हैं, पीएमएलएन के मेंबर भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर इनको एतराज। मैंने आपको पहले कह दिया कि इनका मकसद सिर्फ एतराज करना है। अगर वो हुकूमत की तरफ से एज ए गवर्नमेंट बिल आता तो भी ये एतराज करते कि जी गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है। बात ये है कि कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। दानियाल चौधरी साहब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने बाद में पीएमएलएन ज्वाइन की। दानियाल चौधरी हैज पीएमएलएन रिटन ऑल ओवर हिज फेस। सो अगर दानियाल चौधरी ने प्रेजेंट कर दिया तो वो हुकूमत के नुमाइंदगी करते हुए रिप्रेजेंट किया। आमना साहिबा, शॉर्टली अगर एक्सटेंशन का कोई माजरा ख़त्म हो गया है, जिस तरह से आज़म नज़ीर साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया है, तो फिर नोटिफिकेशन करने के हवाले से क्यों नहीं सोचती हुकूमत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे? वाई दिस एम्बिवलेंस, ये कंफ्यूजन क्यों है? नो देयर इज नो कंफ्यूजन। आई थिंक कंफ्यूजन जो क्रिएट की गई है वो या तो इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से की गई है या मीडिया पर जो डिबेट चल रही है उसकी वजह से की गई है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जो नोटिफिकेशन है इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वजीर आजम ने कोई अपनी मर्जी के किसी शख्स को जो है वो चीफ जस्टिस तैनात कर देना है। तो इसलिए इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। जब उनका टाइम कंप्लीट होगा तो वो उनका नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। दूसरी साइड पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि लेजिस्लेचर का ये राइट है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से ऐसी कोई एक्सटेंशन देना चाहते हैं, और वो टिल द डे ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस टेकिंग चार्ज, उस दिन तक लेजिस्लेचर का ये राइट है। सो इस राइट से आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है कि आजम नजीर तारड़ साहब ने ये कहा, लेकिन उनका जो राइट है वो इंटैक्ट है। वो इसलिए इस बेसिस पर डिनाई नहीं हो सकता कि जी नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अजहर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। वो असल ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों के साथ मसला ये है, एक तो कम पढ़े लिखे हैं और फिर वो मिठाई वक्त से पहले खा लेते हैं। मैं आपके सामने बड़ी सीधी सी बात बता दूं, ये देख रहे हो ये एडमिशन है इस बात के, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर देखा जाए। आजम नज़ीर तारड़ साहब या नहीं, मुझे ये बताएं जैसे काजी फाइज का 85 डेज पहले कर दिया, तो इसमें एतराज है, हर्ज क्या है? और खुद ही जवाब दे दिया कि जनाब आखिरी दिन तक हम आईनी तरमीम कर सकते हैं। अच्छा, वो 2/3 अक्सरियत में तरमीम करने के लिए अभी इनके पास है नहीं, उसके लिए जोड़ तोड़ करना चाहते हैं लोग। मौलाना साहब से, अचकज़ई साहब से तो मिल रहे हैं ना वो? नहीं, वो देखिए अचकज़ई साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस हवाले से। अभी तो राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू शायद सुनी नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने तो उन्हें बहुत सबक आएगा, उन्हें समझ आएगी। और जहां तक ये बात है ना
कि इन्होंने पार्लिमानी अमेंडमेंट जो किए हैं सत्यानाश कर दिया आपको। मैं और आइन तोड़ा है। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपको 90 दिन का इलेक्शन है, अगर याद हो तो क्या था, सदर और गवर्नर ने तारीख देने की आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा इलेक्शन करने की। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, हम इससे जब आगे बढ़े, आइन में लिखा हुआ है पर डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) के हवाले से वो पार्लियामेंट ने करना है, और वो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लाइफ टाइम है। क्या किया, 232 सेक्शन ऐड किया, उसको 5 साल, हालांकि वो कर नहीं सकते, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। फिर हम आगे चलते हैं इलेक्शन तरमीम में, जब इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो होंगे जजेस, हालत सर जज होने थे, जब देखा कि वो नहीं काबू नहीं आ रहे, तो उसके बाद रिटायर्ड जजेस कर दिए। पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर उसके बाद हमने देखा एक्ट लेके आए, फिर इमरान खान साहब का तोशाखाना केस के लिए 14 दिन का रिमांड किया था पार्लियामेंट ने, उसको उठाकर 40 दिन का रिमांड, और एक ही हुआ है, और ऑर्डिनेंस खत्म होने वाला है। फिर आगे आ जाए आप, मखसूस रिश्तों वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और ये उसी तरह फैसला है कि जिस तरह घड़ियां तहरीक एतमाद के मुताबिक 9 तारीख वाले दिन गई थी, 3 अप्रैल वाले दिन, और 3 अप्रैल वोटिंग हुई थी। इसी तरह जब इलेक्शन सिंबल ले लिया, वाजे आ गया, और उस पर आज तक अमल दरामदी का अजहर साहब, ये अजहर साहब उन्हीं प्रैक्टिसेस की कंटिन्यूएशन है ना जो आपके दौर में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट ले लें, आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई, 30-40 ऑर्डिनेंस आपने पास कर दिए, एक रेफरेंस आपने भेज दिया काजी फायज साहब के अगेंस्ट, बाद में कहा गलती हो गई, सारी अपोजिशन जेल में थी, ANF के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी ANF से कह के राना सनाउल्लाह साहब के अगेंस्ट, उसको भी रिग्रेट किया, तो वो भी यही कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। डिफरेंस क्या है इसमें? ना मुजम्मिल साहब, बड़ा फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये पार्लियामेंट, मैंने आपके सामने जो बताया है कि इनकी पार्लियामेंट जाती मकासद के लिए, यानी उस वक्त असेंबली डिसॉल्व की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमने कहा कि नहीं बना, हमने ये तो नहीं कहा कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपना हमजा शरीफ जो है वो पंजाब असेंबली का हलफ नहीं दे रहे थे, ना गवर्नर ना सदर, हाई कोर्ट ने कहा कि स्पीकर लेगा, कहां लिखा हुआ है इनके अंदर ये रीराइटिंग, लेकिन ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं मानते, हम समझते ठीक है, सुबह हाईकोर्ट ने फैसला किया, उस पर अमल दरामद, हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जो ये कर रहे हैं। तारीख लिखी जा रही है, याद रखिएगा, आइन तोड़ा है इन्होंने, बड़ी वजाहत के साथ, कोई डाउट रहे कोई नहीं गया। चलें ठीक है, इस पे आमना साहिबा एक और इशू भी है, क्योंकि अब मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हो रही है, और इस पे बैरिस्टर सैफ साहब जो PTI से हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नहीं चाहते कोई बातचीत हो PTI के साथ, क्योंकि उनकी हुकूमत ख़तरे में है। तो नून लीग के अंदर तो तासुर ये डेवलप हो रहा है कि 2 ग्रुप बन गए हैं, एक कह रहा है बात कर लो खान साहब से, एक कह रहा है नहीं करनी, जिसका हुकूमत में स्टेक है वो खौफज़दा है। देखिए मुज़म्मिल, अनफॉर्चुनेटली सैड न्यूज़ फॉर PTI कि जो तासरात है ना, उनके ऊपर पार्टीज फंक्शन नहीं करती। 2024 के इलेक्शन से पहले भी, और उससे बहुत पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग इस तरह की खबरें फैलाते रहे कि अब नून से शीन निकलेगी, शीन से मीन निकलेगी, पर आपने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और नून लीग ने बड़ा अच्छे तरीके से कलेक्टिवली इलेक्शन भी लड़ा, और सूबे में और फेडरल गवर्नमेंट दोनों बनाई, बड़े ऐसे तरीके से दोनों हुकूमतें चल भी रही हैं विद एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ गवर्नमेंट्स। सो आई थिंक ये जो देन अगेन वी कम बैक टू पॉइंट 1 के अजम्पशंस के ऊपर जो है ना, कोई चीज इस तरह से नहीं चलती है, और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये लोग सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं, क्योंकि इनकी एक फैसिनेशन है टुवर्ड्स नेगेटिविटी, टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। आप देखें, जिस तरफ कोई डिस्ट्रक्टिव रास्ता नजर आएगा ना, उस रास्ते पे आपको PTI चलती रहेगी, वो नजर आएगी। वो सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, वो सोशल मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरफ आप नेगेटिविटी की बात करें, जिस तरफ आप डिस्ट्रक्शन की बात करें, जिस तरफ आप हेट स्पीच की बात करें, ये डिस्ट्रक्टिव पाथ अगर वो लेते हैं तो फिर इसमें स्टेक तो आपका हार्म होगा ना, गवर्नमेंट में तो आप हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए जब बात करने की बात आती है तो एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, सब कहते हैं कि बात करनी नहीं चाहिए। देखिए, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है जब से उन्होंने अपने अपने मनसब संभाले हैं। उन्होंने हमेशा असेंबली इसके अंदर भी ऑपोजिशन को ये दावत दी है कि आए हमारे साथ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, गवर्नेंस के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। इशू ये नहीं है कि हुकूमत क्या चाहती है, इशू ये है कि इनकी सीरियसनेस नहीं है, इनका एजेंडा और है। इनका एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की, लेजिस्लेशन,
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये चीजें इनका एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ शोर डालना, लोगों के ऊपर तनकीद करना, बिल जला दो, एसी उतार दो, मैं इनको रुलाऊंगा। सो वो देखें, मैं समझती हूँ कि आमना साहिबा आपकी इंटेंशन भी अब यही है ना कि इनकी पार्टी को बैन कर दो, जब वो हुकूमत में होता है। इनकी पार्टी को बैन करने की आप बात करेंगी तो वो जेस्चर क्या लेंगे? बिल्कुल कहा है जी, और मैं समझती हूँ कि हर इंतशार पसंद पार्टी को, हर इंतशार पसंद शख्स को बैन होना चाहिए। बल्कि अगर हम ये ना कहते तो शायद हम मुल्क के गद्दार होते, क्योंकि मुल्क से दुश्मनी करने वाले, मुल्क पे हमला करने वाले, मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले हर शख्स को बैन करना हर मुहिब्बे वतन के लिए फर्ज है। लेकिन इस मौके से भी पीछे हट गए ना, किया कुछ नहीं, बयान दे दिया सिर्फ। नहीं, इससे पीछे नहीं हटे। देखें, देयर आर सर्टन थिंग्स, पॉलिटिक्स में हमें बहुत चीजें, हम अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। किसी टीवी चैनल के ऊपर पीटीआई को आके किसी पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव ने गले नहीं लगाया। वी स्टिल बिलीव कि हम अपने मौक़िफ़ से ज्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की बेहतरी को तरजीह देते हैं, और आज से नहीं देते, हमेशा से देते हैं। दैट इज व्हाई अगर हमारी जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने इस बात से डिसएग्री किया, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। सही। अजहर साहब, लास्ट मिनट है, ये फैज साहब के हवाले से जो ट्रायल चल रहा है, अब बात ये की जा रही है कि शायद कुछ मालूम है आप लोगों को कि आपके अगेंस्ट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा, इसीलिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि हमारे अगेंस्ट मिलिट्री ट्रायल ना शुरू हो जाए। इतना बैकफुट पर क्यों है अगर कोई कसूर नहीं है आपका तो? नहीं, पहली तो बात देखिए, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है। हम कौन सा कोई इंतशारी जमात है? हमने कौन सा तालिबान से ताल्लुकात है? राना सनाउल्लाह की गाड़ी में कौन फिरता रहा? मालडाउन सानिया किसने किया? कितने लोग कत्ल किए? ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। टीटीपी को रीसेटल करवाने का प्लान था आपका? नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखे जनरल फैज अभी तो बेफैजे हैं। हमारी हुकूमत में अगर हम अगस्त 2018 में आए थे तो अप्रैल 2019 में जनरल फैज ने खुद का ख्वाजा आजम ने माना है, और उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ की तरमीम, वो सारा काम इन्होंने किया, डील करके मुल्क से बाहर चले गए। हमारा और जो टॉप सिटी वाला मामला हुआ है वो इनके दौर में हुआ 2017 के अंदर। यानी इन्होंने बदमाशी दी हुई थी, सारे जाने लूट कर वो लोग ले गए, कुछ किया इन्होंने, यानी करना तो इनको चाहिए था। और अब जहां तक जनरल देखिए, हमने मिलिट्री ट्रायल के ऊपर हम प्रिंसिपली खिलाफ है। 9 मई का झूठा बेबुनियाद कोई एविडेंस नहीं है, आज तक ट्रायल चला नहीं सके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता बड़ी वजाहत के साथ। और जहां तक जनरल मीर साहब के बारे में, वो आपने एक डिप्टी सुप्रीडेंट उठा के बड़ी कहानी बनाई, बड़ा ड्रामा बनाया। अगर इतना मामला था तो जनरल फैज हमीद का मामला चलाते ना ओपन ट्रायल, पता चल जाता क्या है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं जनरल फैज से, ये मामला ये जाने पहले आपने कहा इदारे का अपना मामला है, फिर आपने कहा ओपन ट्रायल करें, तो इस पे मौकिफ आपका भी तब्दील हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आमना शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल जारी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको ब्लैक डे कह सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान के टूर पर था, पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान की टेस्ट टीम को 2-0 से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो सिर्फ 185 रन्स का हदफ दिया जाता है, जो 4 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने आज पूरा कर लिया। जहाँ तक बैटिंग परफॉर्मेंसेस का ताल्लुक है तो बाबर आजम, जिनसे खासी उम्मीदें रहती हैं, तकरीबन वो पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में अपनी निस सेंचुरी तक नहीं बना सके। कप्तानी की बात करें तो उसमें भी ऐसे डिसीजन लिए गए कि पिछली मरतबा पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान को अपोलोजाइज़ करना पड़ गया। और इसके अलावा सिलेक्शन की बात की जाए तो उस पर भी सवालिया निशान है। ख़बरें ये सामने आती हैं कि मल्टीपल कोचेस के बाद मल्टीपल ग्रुप्स बन चुके हैं टीम्स के अंदर। तो देखना यह है कि अगर ये सूरत हाल इसी पेस पर कंटिन्यू करती रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट का डैमेज कौन कंट्रोल करेगा। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, मुझे ये बताइए कि इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो नाइटमेयर कोई हो नहीं सकता कि होम सीरीज़ में आप वाइट वॉश डिफीट को फेस कर लें बांग्लादेश जैसी टीम से। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? कोई कप्तान को ब्लेम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट को, कोई जो बैट्समैन है उनको ब्लेम कर रहा है। बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, पिछली 16 इनिंग्स में 330 रन हैं। आखिरी अच्छी परफॉर्मेंस 2022 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, उसके बाद कुछ नहीं किया। आप किसे ब्लेम करते हैं? मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और शिकस्त के बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, और वो कहते हैं ना कि जीत जो है उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं, लेकिन नाकामी जो होती है वो यतीम होती है। लेकिन यहाँ पर इस नाकामी के पीछे आपने बहुत सारे लवाजिमात का, बहुत सारे किरदारों का तस्करा किया।
मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक रिंग में पहलवान गिरा हुआ होता है ना, उसका हौसला बुलंद नहीं होता, तो फिर वो एक ऐसे मुक्के से भी गिर जाता है जो शायद आम हालात में उसके लिए इतना बड़ा ना हो। यहाँ हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये था कि ना हमारी टीम की कोई डायरेक्शन थी, ना हमारे खिलाड़ियों का कोई हौसला बुलंद था। एक ऐसी टीम के खिलाफ हम मैदान में उतरे थे जो कि अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे और वजीर आजम को उन पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में वतन छोड़कर फरार होता हुआ देख कर आए थे। एक ऐसी टीम से हमारा मुकाबला था जिसके टॉप ऑलराउंडर एक्स कैप्टन शकीबुल हसन के ऊपर अपने ही मुल्क में जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सलाम है, प्रोफेशनलिज्म की उन्होंने बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने सारा फोकस अपना खेल के ऊपर रखा, बैट्समैन ने अपनी बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, बॉलर ने अपनी बॉलिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज में मैदान में इस्तेमाल किया। ऑन द अदर साइड अगर आपकी बात हम करते हैं, अपनी टीम की हम बात करते हैं, तो देखिए मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमारी टीम का बांग्लादेश की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर पहला टेस्ट आप 10 विकेटों से आ रहे हैं, दूसरा टेस्ट आप 6 विकेटों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी इनफिरादी कारकर्दगी के मामले में हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश से बड़े हैं, हमारी टीम बांग्लादेश से बड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ना हो तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो इस टीम की सितम जरीफी है कि इस टीम के अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इस टीम का जहन कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं। लेकिन याया ये यकीनन किस्मत तो वन ऑफ होती है ना, एक आध मैच में हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार जाएं, उससे पहले आप आयरलैंड से मैच हार जाएं, फिर आप बांग्लादेश से होम सीरीज़ हार जाएं, फिर पिछले 10 सीरीज़ में मतलब कोई ऐसी टीम शायद ना हो जो यहाँ आकर हरा कर ना गई हो पाकिस्तान को। आगे इंग्लैंड से खेलना है, तो ये किस्मत कब तक कंटिन्यू करेगी फिर? देखिए हम तो चल ही किस्मत के ऊपर हैं, दुआओं के ऊपर चल रहे हैं। वो अली हैदर का गाना था ना कि सिजदे में जाकर सर उठाकर हाथ उठाकर अपने रब से मांगो। तो हम तो हर वक्त अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, और बीइंग अ मुसलमान हमारा इस बात पर बड़ा यकीन है कि अल्लाह ताला ही हमें मुश्किल हालात से निकालेगा। लेकिन मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको भी अपने हाथ पांव चलाने की जरूरत है। देखिए इस वक्त क्रिकेट जितनी हो रही है, अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की टीम, वो हार गई जाकर श्रीलंका में T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी टेस्ट मैच में। तो हार जीत में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना तो सब आपकी इस कारकर्दगी को सराहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं तो हमारी टीम में एहतसाब का जो मामला है, एहतसाब का जो अमल है, वो कहीं रुक सा गया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने फरमाया वर्ल्ड कप की नाकाम तरीन, मायूस तरीन और अफसुर्दा तरीन कारकर्दगी के बाद इस टीम को सर्जरी की जरूरत है। पूरी कौम की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी, लेकिन उन्होंने जनाब वो सर्जरी नहीं की। काश वो ये सर्जरी कर लेते, काश वो नाकामी के किरदारों का तयन कर लेते, काश वो नाकाम किरदारों को टीम से अलग कर देते, इस सीरीज में नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते, डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका देते, तो कोई बुरा नहीं मानता बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी। इसके अलावा मोहम्मद वसीम साहब जो साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि 4 कोचेज हैं टीम में और हर कोच का अपना ग्रुप बन चुका है और ये कैंसर की तरह फैल गया टीम में। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए आपने मुझे बताया, मैंने भी सुना है, लेकिन ये बहुत आसान है मुजम्मिल, जब आपका बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिश्ता ना हो, तो फिर आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। काश वो ये बता देते कि वो कौन से 4 कोचेस टीम के अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो चौधरी ज़का अशरफ का जो मैनेजमेंट था वो डिफरेंट था, नजम अजीज सेठी की मैनेजमेंट डिफरेंट थी, रमीज रजा की मैनेजमेंट डिफरेंट थी, अब मोहसिन रजा नकवी साहब की मैनेजमेंट डिफरेंट है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब इस टीम में 4 कोचेज जो हैं वो टीम के साथ मौजूद हैं? लेकिन इन सबके अदवार में जो 4-5 प्लेयर्स थे जिन पर तनकीद भी की जाती है कि ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाते हैं, वो तो वहीं रहे ना। देखिए हम ग्रुप की बात कर रहे थे कि एक ग्रुप शाहीन आफरीदी का है, एक ग्रुप जो है बाबर का है, एक ग्रुप रिजवान का है। तो शाहीन आफरीदी तो ये टेस्ट मैच ही नहीं खेले, और दूसरी तरफ अगर हम इस टेस्ट मैच में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखें, इस टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को हम देखें, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। पहला टेस्ट मैच आप 10 विकेटों से हारे, हमारे दोनों फ्रंट लाइन बॉलर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह, उनको हमने सेकंड टेस्ट मैच में बाहर बिठाया। आपके सामने टीम की कारकर्दगी है, टीम की कारकर्दगी में बदलाव आया है। खुर्रम शहजाद को आपने मौका दिया, मीर हमजा को आपने मौका दिया, दोनों ने बांग्लादेश को डेंट दिया। दोनों ने पहली इनिंग में बांग्लादेश के 10 खिलाड़ियों को आउट किया, सेकंड इनिंग में हमने बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट किया।
लेकिन हमारा दोनों मैचों में मसला हमारी नाकाम बैटिंग रही, गैर जिम्मेदाराना अनप्रोफेशनल अप्रोच रही। लेकिन क्या आपने बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया? काश आप बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली ला लेते, काश आप नए खिलाड़ियों को मौका दे देते। लेकिन घूम फिर कर हम उन्हीं नामों के गिर्द घूम रहे हैं। जब तक हम खिलाड़ियों को उनकी कारकर्दगी के पैमाने पर नहीं आजमाएंगे, जब तक हम खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ नाम की बुनियाद पर खिलाएंगे, इंफरादी कारकर्दगी में तो आज भी आपके खिलाड़ी जो है बांग्लादेश से आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंस में हम बहुत पीछे। और इसमें कप्तानी का भी या बहुत रोल होता है। तो शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच के बाद कहा कि हम स्पिनर लेकर नहीं गए और उसके लिए मैं अपोलोजाइज भी करता हूं। उनकी कप्तानी को, जो एक शॉर्ट लिफ्ट सा करियर अब तक रहा है, उसको कैसे देखते हैं? पोटेंशियल नहीं है या प्रेशर में है? देखिए मुज़म्मिल, बदकिस्मत कहूंगा मैं शान मसूद को। बड़े कैरेक्टर वाले क्रिकेटर हैं और उनको इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने अपना कप्तान बनाया है और चंद साल पहले वो कप्तानी की दौड़ में शामिल थे। कप्तान तो नहीं बने लेकिन टीम में भी नहीं रहे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। अब जब उनको टीम का कप्तान बनाया गया तो ऑस्ट्रेलिया में वो जाकर तीनों टेस्ट मैच हार गए, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेली। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था, लेकिन उसमें अपना शान मसूद का कसूर था। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ तो ये नाकामी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें शान मसूद की कप्तानी को भी आप मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनके फैसलों को आप मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनके कप्तानी करने के तरीके कार पर आप सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि बात दरअसल ये है कि 26 पर 6 आउट करने के बाद आपने बांग्लादेश से 262 करा दिए, तो इसमें सिर्फ बॉलर्स का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं शान मसूद का भी कसूर है। लेकिन शान मसूद को मौका मिला अपनी किस्मत बदलने का, वो किस्मत नहीं बदल सके। तो इस कप्तानी के मामले में आई थिंक कि एज ए बैट्समैन वो ज्यादा अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। शायद इस वजह से जो है वो एक कप्तान की हैसियत से भी आपको इतने एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन सरफराज अहमद जब विकेटों के पीछे दिखाई दिए, उन्होंने शान मसूद को हिदायत दी, उन्होंने शान मसूद की रहनुमाई की। ये चीज हमें पहले 2 टेस्ट मैचों में नजर नहीं आई। हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स थे उन्होंने शान मसूद को जो है वो एडवाइस नहीं किया, शान मसूद तन्हा फैसले कर रहे थे। ये चीज को भी आप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान को भी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि महंगाई की शरह का कम होना कोई हादसा नहीं बल्कि परफॉर्मेंस है, और 3 साल बाद सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रेशो आ चुकी है 9.6%। तो एक तरफ हुकूमत की तरफ से परफॉर्म करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब महंगी बिजली से बचाने के लिए जो सूबाई हुकूमतें इनिशिएटिव ले रही थी उसको IMF ने रोकने की अब बात कर दी है। उसकी वजह यह है कि ज़राए ने यह बताया कि बिजली बिलों पर जो सब्सिडी थी उससे कर्ज प्रोग्राम IMF का मुतासर हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये कन्वे किया है हुकूमत को कि सब्सिडी इन शोबों में आप नहीं दे सकते, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और साथ साथ ये कि सूबों को भी जो कमिटमेंट्स थी IMF से उस पर कारबंद रहना होगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के हवाले से ऐलान किया था तरक्याती फ़ंड्स को काट कर, अब उसका क्या होगा? और जो औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी हो सकती है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बात की, तो इसके अलावा फिर बिजली के बिलों के रिलीफ पर जो स्टांस लिया नवाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने, अब वो मटीरियलाइज़ हो पाएगा या नहीं? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसी तरह से IMF का जो मुआहदा है इस पर एतराज़ात आते रहे तो क्या ये प्रोग्राम मुकम्मल भी हो पाएगा या नहीं, इस पर बात करते हैं। खुरम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। जब भी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि आवाम को रिलीफ देना है तो अनफॉर्चुनेटली IMF बीच में आ जाता है। तासुर ये डेवलप हो रहा है, जिस तरह से अब बिजली के बिलों पर सब्सिडी का ऐलान हुआ तो अब ये ख़बर सामने आ रही है कि IMF ने कहा कि आप इस नौयत की सब्सिडी बिजली और गैस के बिलों पर नहीं दे सकते। तो इससे यही मुराद है कि फिर वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकती सब्सिडी जो अनाउंस की गई? हाँ, यही मुराद है और आई थिंक ये भी है कि साथ साथ उन्होंने और मजीद मना कर दिया है सूबाई हुकूमतों को, एटलीस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक, कि अब आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक सेटिंग्स IMF प्रोग्राम जो अग्री हुआ है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल उसका नहीं आया, लेकिन जो भी उसमें सेटिंग्स है उनके साथ आपने खेलना नहीं है। तो सूबाई हुकूमतों को ये बताया गया कि आपने अपने रेवेन्यू टारगेट्स में रिलीफ देने की कोशिश नहीं करनी, मजीद अखराजात उठाने की कोशिश नहीं करनी। और इसकी बुनियादी वजह ये है मुज़म्मिल के जो सब्सिडी स्कीम अनाउंस की गई थी वो गवर्नमेंट ने तो बताया था, पंजाब गवर्नमेंट ने बताया था कि ये फिस्कली न्यूट्रल होएगी,
यानी कि इसमें जो भी खर्चे होंगे वो डेवलपमेंट बजट को काट के पूरे किए जाएंगे, तो ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब इस स्कीम को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि नहीं, वाकई में होगा कि गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशंस की थी कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो पूरी तरह काफी नहीं थी, उससे IMF मुतमईन नहीं था। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पंजाब हुकूमत के अपने वजीर खजाना जो है मुश्ताक रहमान साहब, वो खुद मुतमईन नहीं थे। उनकी भी ऑन रिकॉर्ड कमेंट्स हैं कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होंगी और जो भी मजीद कॉस्ट होगी वो फेडरल गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो इस कंफ्यूजन सब के बीच में आके फिर IMF ने ही कहा कि यार अगर आपसे अगर नहीं संभल रही चीज तो उसको मत अनाउंस करें, जो सेटिंग्स हैं उनके साथ मत खेलें। तरक्याती फंड्स के हवाले से खुर्रम साहब तासुर यही होता है ना कि यहाँ पर वो इर्रेगुलरिटीज का शिकार हो जाता है, वो MN इसका एक प्रीवी पर्स है, तो अगर उसको काट के ये किया जा रहा था तो फिर क्या हर्ज था? एक पॉलिटिकल डिस्कशन तो यही हो रही है। आई थिंक पॉलिटिकल डिस्कशन यही है कि MNA से पैसे लेके हुकूमत, पंजाब हुकूमत अपने नाम पे देगी आगे कंज्यूमर्स को। और आपने देखा था कि बाद में जो बिल्स आए हैं, पहले बिल्स तो आ चुके हैं जिसमें इस स्कीम के जो खर्चे हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, तो वहां पे लोगों के बाकायदा उनके रिएक्शंस जो हैं वीडियो पे ले लेके सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए गए हैं कि लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं मरियम साहिबा की हुकूमत के लिए एंड व्हाट नॉट। अब लग रहा है कि वो सारा खत्म करना पड़ेगा इनको। तो आई थिंक दैट जस्ट मीन्स कि मे बी तरियाकी फंड्स जो है वो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो भी सेटिंग्स थी वो वापस अपनी जहां पे थी उधर ही चली जाएगी। अच्छा, और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे चाइना की बात कर लें, सऊदी अरब की, UAE की, वो कर्ज जो रोल ओवर होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा? उसमें भी जो रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास कोई अंदर की लाइन नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि चाइना जो है वो फिलहाल अग्री इस चीज पे नहीं कर रहा कि जो उनके पावर सेक्टर की जो डेट्स हैं, जो उनके प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसेस हैं, उनको मजीद रिस्केड्यूल किया जाए। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने करनी है तो आप जाके प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स जो है, यानी कि एक एक कंपनी जो प्रोजेक्ट ओन करती है उनसे जाके 1-to-1 बात करें। बाकी जो रोल ओवर्स हैं जो गल्फ कंट्रीज के ओड हैं, जो सऊदी अरब के हैं, वहां से अभी पूरी तरह मालूमात नहीं है मुसम्मिल। ये लग रहा है कि कई एरियाज में रोल ओवर्स हो चुके हैं अग्री, और कई एरियाज में वो कह रहे हैं कि आप पहले IMF का प्रोग्राम लाए उसके बाद फिर रोल ओवर होगा। सही। ये जो माहाना रिपोर्ट है इदारा शुमारियात की, वो ये क्लेम करती है कि अब 9.64 पर महंगाई की शरह आ चुकी है और 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आई है। वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया ये एक्सीडेंट नहीं है, परफॉर्मेंस है। डू यू एग्री विद हिम? I think to a certain extent yes, ये इसकी कम होने की नंबर 1 वजह है कि हाई इंटरेस्ट रेट जो मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने। जितना मर्जी शोर मचा ले इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हमेशा एक मॉनेटरी फिनोमिनन रहा है, और एक्सेस मनी सप्लाई जो है उसकी वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से चीज़ों की ज़रूरी अशियात की कीमतें भी चढ़ती हैं। हाई इंटरेस्ट रेट एक ही तरीका है जिसके थ्रू पाकिस्तान ने हमेशा महंगाई की शिकस्त की है, और वो भी इसी दफा वही टूल यूज किया गया है। तो आई थिंक यहाँ तो यस गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलती है, जो भी गवर्नमेंट इस पोजीशन में होती है वो यही स्टेप्स लेती, लेकिन आई थिंक आम आदमी जो है उनको महसूस नहीं होगा अभी कि महंगाई की सतह कम हुई है। अभी सिर्फ इतना जो आदात शुमार है वो इतना बता रहे हैं हमें कि महंगाई की जो रफ्तार है वो कम हुई है, महंगाई इटसेल्फ कम नहीं हुई। अच्छा, रिटेलर्स को टैक्स करने के हवाले से खुर्रम साहब हमेशा एक आर्गूमेंट होता है यहाँ पे, लेकिन उसका पॉलिटिकल प्रेशर हमने देख लिया। ताजिर 2 स्कीम को अनाउंस किया गया, टैक्सेशन की बात हुई, शटर डाउन हड़ताल हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑन बोर्ड आ गई, लंबी चौड़ी फहरिस्त मुतालिबात की थमा दी गई गवर्नमेंट को। अब तक ताजिर 2 स्कीम के अदाद शुमार को हम देखें तो सिर्फ 65,000 जो रजिस्टर्ड ताजिर हैं इनका नंबर सिर्फ 65,000 तक पहुंचा है। टैक्स कलेक्शन 6 लाख रुपए है सिर्फ। आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये वायबल ही नहीं है कि आप रिटेलर्स को प्रेशराइज कर सकें? एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक कि इस तरह प्रेशराइज करके होगा। मेरे ख्याल में जो नंबर्स आपने बताए हैं वो भी मुझे काफी हाई लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि इतने भी हो गए। माजी में इस किस्म की स्कीम्स, माजी में इस किस्म की स्कीम्स चलाई गई हैं, उनमें तो बहुत कम नंबर्स होया करते थे। अगर इतने ही आ गए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक कि जहां ये लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं स्कीम के साथ वो इस तरह से पहुंचा जाएगा और इन नंबर्स के साथ पहुंच सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो राइट साइजिंग कमेटी थी, कैसर बंगाली साहब भी मामलात को चला रहे थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बड़ी ग्लूमी पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही।
और हुकूमत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि इन मिनिस्ट्रीज़ में ये रिफॉर्म किए जाएं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था उसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक जो भी कैसर बंगाली साहब को जानता है, मेरी तरह उनकी इज्जत करते हैं हम लोग, और हमें पता था जब इन्होंने ये पोजीशन ली थी कि इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उनको अडॉप्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल पेश आएगी। उनकी काफ़ी सख्त सोच है, काफ़ी उनकी सख्त नज़र होती है, और वो गवर्नमेंट में जो भी नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनकी तरफ उनकी नज़र इतनी ज़्यादा नहीं जाती। तो आई थिंक काफ़ी हद तक इट मेक सेंस कि कैसर साहब की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की गई, और लेकिन जो भी पिक्चर उन्होंने इकोनॉमी की पेंट की है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो बात तो दुरुस्त है। और जो भी इन्वेस्टमेंट अभी जो जिनकी रिपोर्ट्स हमें सुनने में आ रही हैं वो तो जॉइंट वेंचर्स हैं और इस टाइप की चीज़ें बेशक हो रही होंगी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स तो फिलहाल बात कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने की, आने की तो कोई इम्कान। खुर्रम साहब, फिर पॉइंट क्या है? अगर आपने डॉक्टर कैसर की तरह की किसी शख्सियत को जिम्मेदारी दी है, जब रिकमेंडेशन आपने माननी नहीं है, ऑस्टेरिटी ड्राइव के आपके दावे थे वो करना नहीं है, तो फिर पॉइंट क्या था लाने का उनको? आई डोंट नो। आई थिंक ये काफी पहले भी बात इसी गवर्नमेंट को एडवाइस दे दी गई थी कि देखें जो कुछ करना है वो दैट इज नोन, अब मजीद और एडवाइस लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन साइड कि ये चीज इम्प्लीमेंट हम कैसे करें। लेकिन मजीद न्यू आइडियाज, न्यू विजन, न्यू थिंकिंग, उन चीजों का भी जमाना नहीं है, ये लग्जरी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। सही, उस किस्म की चीजों, मतलब बड़े एक्सपीरियंसेस जो हैं वो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।